हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ एन ट्रांजिस्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। एन ट्रांजिस्टर का अभिलक्षणिक वक्र। एन ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणिक वक्र का मतलब होता है बच्चों कि निवेशी तथा निर्गत धाराओं का वोल्टता के साथ होने वाले परिवर्तन के बीच का वक्र। निवेशी इनपुट करंट तथा आउटपुट करंट जो हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज, उसके साथ के संबंध को बताने वाला जो वक्र होता है उसे हम एनपीएन या एनपीएन ट्रांजिस्टर का अभिलक्षणिक वक्र कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ सिंपल तरीके से हम आपको बता दें, जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है वह पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का भी होता है। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वो आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर है। उसका कारण भी है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की जब आप कार्य प्रणाली पढ़ रहे थे या पीएनपी ट्रांजिस्टर की जब आप कार्य प्रणाली पढ़ रहे थे तो उस समय आपने ध्यान दिया होगा कि जो एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर होता है इसमें करंट कैरियर का जो काम करता है ट्रांजिस्टर के अंदर और ट्रांजिस्टर के बाहर इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। जो मेजॉरिटी कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा है, वह ट्रांजिस्टर में भी फ्लो करता है और बाहर परिपथ में भी फ्लो करता है। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो करंट कैरियर का काम करता है, ट्रांजिस्टर के अंदर होल होता है, जबकि बाहर जो होता है वही इलेक्ट्रॉन ही होता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वह होल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर का नहीं करते हैं। दूसरी चीज जो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उसमें जो है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का पढ़ेंगे। जो हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वो कॉमन इमीटर का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? कॉमन इमीटर का, यानी इसको पढ़ेंगे सीई मोड का। आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन 3 प्रकार का होता है: कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। हम जो पढ़ेंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का पढ़ेंगे। वो शायद इसलिए पढ़ते हैं कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का जो धारा लाभ होता है, करंट गेन होता है। क्या होता है करंट गेन, मैं बाद में बताऊंगा आपको। जो करंट गेन होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का वो ज़्यादा होता है। तो हम जो है पहले तो इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे और तब उसके बाद इसकी अभिलक्षणिक वक्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात, इसका सर्किट डायग्राम हम लोग बनाएं तो कॉमन इमीटर का है सर्किट डायग्राम बनाएं। ये हमारा जो है बेस और ये पार्ट इमीटर, ये बेस, ये है आपका इमीटर और ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया। चूँकि हम बनाना चाह रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन का, तो ये जो है इमीटर जो होगा करंट का डायरेक्शन फ्रॉम बेस टू इमीटर हो जाएगा। फिर इसको हम यहाँ पर, चूँकि हमारा उद्देश्य होगा एक धारा को नापने के लिए, तो एक हम यहाँ पर एमीटर लगाते हैं। ये माइक्रो एमीटर होता है, क्योंकि बेस करंट का मान बहुत कम होता है, इसलिए इसको मापने के लिए हम माइक्रो एमीटर लगाते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको जो है हम एक वेरिएबल, मेरी आवश्यकता होगी कि जो बेस पर वोल्टेज देंगे उसको हम बार बार चेंज करना चाहेंगे, तो एक पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में रिहास्टेट का उपयोग कर लेते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में रिहास्टेट का उपयोग करते हैं और ये जो है आपका जो है इसमें लगा करके यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। रेजिस्टेंस लगाएंगे और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। लगा करके ऐसे यहाँ पर हमको देना है, वोल्टेज से जोड़ना है। तो चूँकि ये एन है तो ये P बीच वाला बेस जो है P है, तो इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे।
पॉजिटिव से इसको जोड़ेंगे तभी मीटर फॉरवर्ड में होगा। ये पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, ये आपका हम जोड़ दिए, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, और इसको सीधे सीधे इमीटर के साथ हमको अर्थ करना है, ये कॉमन करना है। इसी तरह से जो आउटपुट की जो सर्किट बनाएंगे कलेक्टर के साथ, यहाँ भी जो है हम एक कलेक्टर करंट को मापना है हमको। जब कलेक्टर करंट को मापना है तो यहाँ पर हम एक मिली एम्पियर लगा देंगे धारा मापने के लिए, जो आईसी मापेगी। क्या मापेगी? आईसी, यानी कलेक्टर करंट को मापेगी। उसके बाद जो है यहाँ पर यहाँ भी एक हम पोटेंशियल डिवाइडर बनाएंगे रियोस्टेट की सहायता से, और इसको ला करके जो है हम यहाँ पर जोड़ देंगे, इसको ला करके हम यहाँ पर जोड़ देंगे, और इसके साथ जो है ये हम सेल लगाएंगे। और चूंकि ये कलेक्टर है रिवर्स बायस में होगा, तो ये अगर आपका एन टाइप है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एन टाइप है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये इसको ला करके जोड़ देते हैं यहाँ पर, इसको जोड़ दिए। और बच्चों बेस का जो ये वोल्टेज जो दिया जाएगा इसको हम बोलेंगे VBE, और VBE को पढ़ने के लिए जो है हम एक वोल्ट मीटर का भी उपयोग कर देंगे, जो आपका बताएगा VBE कितना है। और वैसे ही ये जो आपका वोल्टेज इतने के बीच का बताएगा BCE को बताएगा, जिसको हम संग्राहक उत्सर्जक विभव बोलेंगे। और इसको मापने के लिए भी हम एक वोल्ट मीटर का उपयोग कर देंगे, जो बताएगा कि VCE कितना है, VCE कितना है। और इसको जो हम बोलेंगे VBB बोलेंगे, और जो इसको बोलेंगे VCC बोलेंगे। इस बैटरी को VCC बोलेंगे, इसको बोलेंगे VBB, इसको जो हम बोलेंगे VBB, VBB बोलेंगे इसको। हो गया। अब यहाँ पर हम दो चीज़ इम्पॉर्टेंट देखते हैं हम लोग, एक तो हमारा इनपुट है और दूसरा आउटपुट है। एक इनपुट सेक्शन है, एक दूसरा आउटपुट सेक्शन है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का जो हम अध्ययन करेंगे, इनपुट सेक्शन का अलग करेंगे और आउटपुट सेक्शन का अलग करेंगे। ध्यान दीजिए, हमारे पास एक इनपुट सेक्शन है। इनपुट सेक्शन में क्या है कि बेस पर हमने एक विभव स्थापित किया VB, और इस बेस के पर जो विभव हम स्थापित करेंगे इसको आवश्यकता के अनुसार जो है कम अधिक करेंगे, यानी इसको वेरिएबल पोटेंशियल बोल सकते हैं। इसको इस तरह से बना सकते हैं हम, ये इसको क्या करेंगे हम कम और अधिक करते जाएंगे। और जब इसको वेरिएबल हम बना देंगे तो ये क्या होगा, जैसे जैसे VB का मान जो है बढ़ाएंगे VE का मान बढ़ेगा, और ये जो है IB का मान चेंज हो जाएगा। अगर इनपुट सेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन हम करते हैं तो इसको हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। इसी तरह आउटपुट का अध्ययन करेंगे तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। अगर हम इसको IB के थ्रू IC में क्या परिवर्तन होता है, किसी वोल्टता को जैसे VCE को हम कांस्टेंट करके IB के कारण जो है IC में क्या परिवर्तन होता है, यानी इनपुट करंट का आउटपुट करंट से क्या संबंध होता है एट कांस्टेंट VCE, तो इसका जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। इस प्रकार NPN ट्रांजिस्टर का जो अभिलक्षणिक वक्र होगा ये हम तीन प्रकार के अध्ययन करेंगे। नंबर एक करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर हमारा पहला होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा होगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, ये तीन अभिलक्षण होगा, जिसको इनपुट को हम कहेंगे निवेशी अभिलक्षणिक वक्र, और आउटपुट को कहेंगे निर्गत अभिलक्षणिक वक्र, और ट्रांसफर को कहेंगे अंतरण अभिलक्षणिक वक्र। यानी ये होगा आपका निवेशी कैरेक्टर
और आउटपुट कैरेक्टर का मतलब आपका निर्गत अभिलक्षण, और ये होगा ट्रांसफर यानी अंतरण अभिलक्षण। तो पहले हम एक का अध्ययन करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का। पहले हम अध्ययन करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? इसमें इनपुट कब होगा? एट कांस्टेंट BC। हम लिखेंगे एट कांस्टेंट VCE। VC को नियत रखने पर ग्राफ बिटवीन, ग्राफ किस में होगा? अगर VC को हम कांस्टेंट रखें तो VB और IB में ग्राफ होगा। ग्राफ बिटवीन VBE एंड IB एट कांस्टेंट VC, ग्राफ बिटवीन VB एंड IB is called input characteristics। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी नियत VCE। VCE का मतलब होगा नियत उत्सर्जक संग्राहक विभव पर, या नियत संग्राहक उत्सर्जक विभव पर आधार उत्सर्जक विभव तथा आधार धारा में खींचा गया वक्र जो होगा उसे हम खींचा गया ग्राफ को जो है हम निवेशी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे या निवेशी अभिलक्षण वक्र बोलेंगे। ये करेंगे क्या कि हम अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ आपका जो है कुछ इस तरह से बनाएंगे। इधर जो है हम दिखाएंगे VBE, इधर हम दिखाएंगे VBE और इधर दिखाएंगे IB। IB बच्चों हम नापेंगे माइक्रो एम्पियर में और ये हम नापेंगे वोल्ट में। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो है मूल बिंदु 0 0, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.4, यहाँ हो गया 0.6, ये हो गया 0.8, ये हो गया 1.0, यहाँ हो गया 1.2 और इधर बच्चों माइक्रो एम्पियर है इसलिए हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा रीडिंग लेंगे 200 माइक्रो एम्पियर, और ये होगा 400 माइक्रो एम्पियर, यहाँ होगा 600 माइक्रो एम्पियर, ये हो गया 800 माइक्रो एम्पियर, या ये हो गया 1000 माइक्रो एम्पियर, या ऊपर बढ़ा लें तो ये होगा 1200 माइक्रो एम्पियर, 1200 माइक्रो एम्पियर। अब करते क्या है, सिंपल तरीका क्या करेंगे कि VBE का मान चेंज करेंगे। VBE का मान हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? VBE का मान चेंज करेंगे और IB के मान को नोट करेंगे। IB के मान को जो है VBE के मान को हम चेंज करते जाएंगे, IB के मान को नोट करेंगे। ये VBE के मान को हम चेंज करेंगे। जैसे VBE का मान लीजिए 0 पर है तो करंट आपका 0 है। जैसे इसका मान जो है 0.2 है तो इसका मान IB का मान अभी भी 0 है। ये 0.4 है तो ये इसका मान लीजिए बहुत कम, बहुत थोड़ा सा इसको मैं मान रहा हूँ कि आपको सपोज करिए 20 है। और 0.6 जब होता है तो ये मान आपका जो है सपोज करिए कि 200 हो जाता है। और 0.8 वोल्ट होता है तो सपोज करते हैं इसका मान जो है 600 हो जाता है। इसका मान जो होता है 600 हो जाता है। और 0 अगर 1.0 हो जाए तो वोल्ट हो जाए तो इसका मान सपोज करिए कि 800 के आसपास हो जाता है। ये मान मतलब इस तरह से हो जाता है। तो ये आप ग्राफ जो खींचेंगे तो ये ग्राफ पहले 0 0 का ये ऐसे ग्राफ था, ऐसे ग्राफ था, 4 पर आया तो थोड़ा सा बढ़ गया, उसके बाद ये ग्राफ कुछ इस तरह से आया। आपका जो आप ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से बनाओगे। ग्राफ जो इस तरह से आएगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अगर हम एक सीधी रेखा खींचेंगे तो ये पता चलता है कि 0.6 वोल्ट तक, ध्यान दीजिए कि आधार उत्सर्जक विभव का मान जब तक हम 0.6 वोल्ट तक नहीं बढ़ाए हैं तब तक कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। आधार उत्सर्जक विभव का मान जब तक जो है हम 0.6 वोल्ट तक था तो उसमें धारा का कोई प्रवाह नहीं होता था। लेकिन जैसे ही इस धारा का वोल्टेज का मान 0.6 वोल्ट हो गया, धारा का मान IB का मान जो है तेजी से बढ़ने लगा।
ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? अगर जो है इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए, हमने इसको कॉमन इमीटर के रूप में बनाया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, ये आपका इमीटर था, ये है बेस, ये है कलेक्टर, ये है आपका कलेक्टर, ये है इमीटर। अगर मैं ये इसको आपका हो गया n, ये हो गया p, ये हो गया n, इसको अगर मैं मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, अगर इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ तो क्या बनेगा आपके पास? ये हो गया n, ये हो गया p, यानी ये जो है टोटल हो गया pn जंक्शन डायोड हो गया, pn जंक्शन डायोड हो गया। अब ये पीएन जंक्शन डायोड बच्चों हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर रहा होगा। इस पोटेंशियल बैरियर के कारण आंतरिक विद्युत क्षेत्र रहा होगा, जिसकी दिशा जो है n से p की तरफ होगी। इसकी दिशा जो है n से p तरफ की होगी, EI होगी। अब इस पर जो है एक बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं। अभी आपने इसको स्थापित किया है, इसको प्लस से जोड़ा है, यहाँ पर देखिए प्लस है, और यहाँ पर आपने इसको प्लस से जोड़ने के बाद आप इसको प्लस से जोड़े हैं और इसको माइनस से जोड़ करके ये हो गया। तो एक विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आपने स्थापित कर दिया है, ये एक्सटर्नल, ये इस दिशा में आपने स्थापित किया है। जब इस दिशा में स्थापित किया है तो धीरे धीरे जैसे जैसे ई एक्सटर्नल का मान बढ़ाएंगे, यानी VBE का मान बढ़ाएंगे, VBE का मान अगर बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है अधिक होने लगता है। जैसे ही यह प्राचीर विभव के मान से अधिक हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यही चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है कि जैसे जैसे जो है हम जैसे जैसे हम आधार उत्सर्जक विभव का मान बढ़ाते हैं, आधार धारा तब तक नहीं बढ़ती है जब तक कि आधार उत्सर्जक विभव का मान प्राचीर विभव के मान से अधिक ना हो जाए। जैसे ही इसका मान प्राचीर विभव से अधिक हो जाता है, आधार उत्सर्जक विभव का मान बढ़ाने पर IB का मान बढ़ना शुरू हो जाता है। इस कर्व से बच्चों हम दो चीज़ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इससे अगर हम देखें तो दो चीज़ निष्कर्ष निकालते हैं। एक तो ये होता है, पहला निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कि आधार धारा का मान जो होता है आधार उत्सर्जक विभव के मान पर डिपेंड करता है। आधार उत्सर्जक विभव का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में धारा का मान नहीं बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित विभव के बाद आधार धारा का मान बढ़ने लगता है। वह निश्चित विभव जिस पर आधार धारा का मान तेजी से बढ़ता है, उस विभव को हम प्राचीर विभव कहेंगे या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। ये जो है प्राचीर विभव के लिए ये प्राचीर विभव की माप होगा। दूसरा चीज़ ये कहते हैं हम कि आधार उत्सर्जक विभव में हुआ परिवर्तन, आधार उत्सर्जक विभव में परिवर्तन, आधार उत्सर्जक विभव में हुआ परिवर्तन तथा आधार धारा में हुए परिवर्तन का हम अनुपात निकालते हैं। आधार धारा में परिवर्तन का अनुपात निकालते हैं बच्चों। जो अनुपात आता है उसको हम निवेशी प्रतिरोध बोलते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। आधार विभव यानी बेस इमीटर वोल्टेज में हुए परिवर्तन तथा बेस करंट में हुए परिवर्तन के अनुपात को एक हम रिलेशन निकालते हैं। बेस इमीटर वोल्टेज में जो चेंजिंग होती है और बेस करंट में जो चेंजिंग होती है, इसके अनुपात को हम इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके अनुपात को जो हम क्या बोलेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे या निवेशी प्रतिरोध बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, निवेशी प्रतिरोध। एक चीज़ आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि डेल्टा VBE का मान, डेल्टा VE का मान, जो VBE का मान यानी कि जो बेस इमीटर वोल्टेज है इसका मान जो है, या डेल्टा IB का मान भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न है। तो यानी RI का मान जो निवेशी प्रतिरोध है ये लगातार वैरी करता रहता है। ये जो है हमेशा वैरी करता रहा, इसलिए इसको स्टैटिक रेजिस्टेंस ना कह करके इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं।
इसको गतिक प्रतिरोध बोलते हैं। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम गतिक प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये आपका बच्चों इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रहा। ये क्या है आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक? एट कांस्टेंट VCE, यानी कि कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट रख करके ग्राफ बिटवीन बेस इमीटर वोल्टेज एंड बेस करंट जो होती है उसी को हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और ये ग्राफ आप बनाएंगे तो अगर डाटा आप प्रैक्टिकली बनाएंगे तो इस तरह की आपकी डाटा आएगी। और इस डाटा से जो ग्राफ हम बनाते हैं इससे दो चीज़ें हमारे पास निकल कर सामने आती है। एक तो ये कि प्रारंभ में आधार उत्सर्जक विभव का मान बढ़ाने पर कोई भी IB यानी बेस करंट नहीं बहती है। जैसे ही प्राचीर विभव के मान के से अधिक होता है आधार धारा का मान बढ़ने लगता है। दूसरा चीज़ हम पाते हैं कि जो आधार उत्सर्जक विभव में परिवर्तन तथा आधार धारा में परिवर्तन का अनुपात होता है उसको हम निवेशी प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम निवेशी प्रतिरोध यानी इनपुट रेजिस्टेंस ये बोलेंगे बच्चों, इसको कहेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस, ये इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? रेशियो बिटवीन चेंज इन बेस इमीटर वोल्टेज एंड चेंज इन बेस करंट इज नोन एज इनपुट रेजिस्टेंस। यह इनपुट रेजिस्टेंस आप देखेंगे डेल्टा VBE का मान अथवा डेल्टा IB का मान हर पॉइंट पर भिन्न भिन्न है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि इट इज़ नॉट ए स्टैटिक रेजिस्टेंस, इट इज़ डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये हमेशा वेरी कर रहा है, इसलिए इसको हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कहेंगे। इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करूँगा। नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए पास करके नोट करिएगा आप। अब हम आगे देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा हमारा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों क्या होता है? एट कांस्टेंट इनपुट जो है वोल्टता इसको हम कांस्टेंट रख देते हैं। इसमें क्या करते हैं? इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख देते हैं। बच्चों इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखने पर हमारे पास होता क्या है कि IB का मान कांस्टेंट होता है। अगर हम VBE को कांस्टेंट रखते हैं तो IB का मान कांस्टेंट होता है, किंतु IB का मान ड्यू टू थर्मल एजिटेशन भी बढ़ जाता है। कुछ माइनॉरिटी कैरियर के कारण बढ़ जाता है या थर्मल एजिटेशन के कारण, ताप बढ़ने के कारण भी बढ़ता है। इसलिए हम यहाँ पर बहुत सतर्क होते हैं, कह देते हैं नॉट VBE कांस्टेंट, ओनली IB इज कांस्टेंट। हम किसी भी दशा में यहाँ पर IB को परिवर्तित होने नहीं देते हैं। इसलिए हम कहते हैं एट IB कांस्टेंट IB लिखेंगे, एट कांस्टेंट IB यानी आधार धारा को नियत रख करके, अगर कांस्टेंट IB यानी आधार धारा को नियत रख के ग्राफ बिटवीन VCE एंड IC, ग्राफ बिटवीन VCE एंड IC। VCE क्या है? VCE आपका जो है कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है और IC क्या है? कलेक्टर करंट है। VCE एंड IC इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी VCE और IC में जो ग्राफ होगा उसी को हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। ये ग्राफ होगा क्या बच्चों? कैसे होगा? हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ बना लेंगे। एक ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पर, इधर हम शो करेंगे VCE को, इधर हम शो करेंगे VCE को, और इधर शो करेंगे IC को, इधर शो करेंगे IC। IC को मापेंगे मिली एम्पियर में और VCE को मापेंगे वोल्ट मीटर में। और ये आपका पार्ट 0 होगा, ये मान लीजिए आपका 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 8, 10, 12, 14। यहाँ पर हो गया 2 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, 7 मिली एम्पियर,
6 के बाद 8 कर दें, 2 2 का अंतर कर दें, 8 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर और इसको कह दें जो है 12 मिली एम्पियर। जिस तरह से हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था कि BC को कांस्टेंट रख के VBE का मान चेंज करते थे, IB का मान नोट करते थे। इसी तरह से हम IB को कांस्टेंट रख करके VCE मान को चेंज करके IC को नोट करते जाएंगे। नोट करेंगे तो बच्चों भिन्न भिन्न IB का मान पहले 0 पर रख लेते हैं, फिर 200 माइक्रो एम्पियर पर रखते हैं, फिर 400 माइक्रो एम्पियर पर रखते हैं, फिर 600। इस तरह से भिन्न भिन्न मान को रख करके IB को भिन्न भिन्न वैल्यू दे करके जो हम VC और IC का मान जो है नोट करते हैं। तो बच्चों हम ग्राफ जो खींचते हैं तो हमें तो एक ग्राफ ऐसा आता है कि जब IB का मान 0 होता है तो उस समय भी एक छोटा सा करंट हमको बहती प्रतीत होगी, एक छोटी सी करंट हमको उस समय भी बहती प्रतीत होगी जब इसका मान 0 होता है। और उसके बाद जो है जब ये आपका IB का मान 200 कर दिया मान लीजिए, तो ये करंट ऐसी बहती है। ये करंट जो है इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दूं, ये करंट इस तरह से हो जाती है। फिर उसके बाद बढ़ाते हैं, ये मान लीजिए कि ये वैल्यू मैं दे दूं IB इज इक्वल टू 0, ये है IB इज इक्वल टू 200। और फिर बढ़ाते हैं तो ये करंट ऐसे हो जाती है, फिर बढ़ाते हैं तो ये करंट ऐसे हो जाती है, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाते तो ये करंट होती रहती है। यानी IB 200 हो गया, IB का मान हो गया ये यहाँ पर रखेंगे तो ये हो गया सपोज करिए 400, और IB का मान हो गया सपोज करिए 600, IB का मान हो गया सपोज करिए 800, और सब माइक्रो एम्पियर में है। सब किस में है? माइक्रो एम्पियर में है। अब ये आप ध्यान दीजिए, ये जो बच्चों ग्राफ आता है, इस ग्राफ से हम 2-3 चीज़ें तो निकाल लेते हैं। जो ये हम ग्राफ को देखते हैं, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है वो क्या है, BCE को हमने IB के मान को नियत रखा, पहले 0 पर नियत रखा, फिर 200 माइक्रो एम्पियर पर, फिर 400 माइक्रो एम्पियर पर, फिर 600 माइक्रो एम्पियर पर हमने नियत रखा, फिर 800 माइक्रो एम्पियर पर। जो ग्राफ खींचते हैं तो हमको क्या दिखता है, एक तो हमको ये दिखता सबसे इम्पॉर्टेंट पहला तो यही, व्हेन IB इज इक्वल टू 0, IB इज इक्वल टू 0, ये स्मॉल IC करंट, ये स्मॉल कलेक्टर करंट या स्मॉल कलेक्टर करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी जब IB का मान 0 था तब भी एक छोटी सी कलेक्टर करंट प्रवाहित हो रही सर्किट में। इस करंट को हम लीकेज करंट बच्चों कहते हैं, नोन एज लीकेज करंट, नोन एज लीकेज करंट। ये जो है हमेशा प्रवाहित होती रहती है, ये बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ IB, ये IB के कंट्रोल से बाहर है। फिर दूसरी चीज क्या करते हैं कि दूसरी चीज हम ये देखते हैं, जब IB के मान को बढ़ाते हैं, जब IB के मान को बढ़ाते हैं तो IC का मान बढ़ता है, थोड़ा सा IC का मान बढ़ता है, यानी कि एक निश्चित मात्रा में बढ़ा, थोड़ा नहीं बल्कि एक निश्चित मात्रा, क्योंकि ये आपका मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में है तो इसकी अपेक्षा तो ज़्यादा ही, लगभग 20 गुना से 80 गुना तक ज़्यादा बढ़ेगा या 100 गुना तक ज़्यादा बढ़ेगा। तो जब बढ़ता है लेकिन एक निश्चित मान के बाद ये फिर नियत हो जाता है, यानी ऑन इंक्रीजिंग IB, ऑन इंक्रीजिंग IB, IC increases, IC increases but becomes constant, becomes constant। लेकिन क्या होता है कि बाद में वो नियत हो जाता है, आफ्टर
सम वैल्यू, सम वैल्यू ऑफ आईसी, आईसी के कुछ मान के बाद जो होता है ये कांस्टेंट हो जाता है। एंड नो इंक्रीज, एंड नो इंक्रीजेज, एंड नो इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग, बाय इंक्रीजिंग VCE। यानी कि हम IB का मान बढ़ाते हैं तो पहले जो है IC का मान बढ़ता है, यानी कलेक्टर करंट का मान बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित मान के बाद जो होता है IC का मान नियत हो जाता है। अब अगर हम VCE के मान को बढ़ाते हैं तो VCE के मान को बढ़ाने पर करंट का मान नहीं बढ़ता है। ऐसी करंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। दिस करंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड करंट, इस करंट को क्या नाम देते हैं? सैचुरेटेड करंट। एंड वोल्टेज, एंड वोल्टेज at which this occurs या सैचुरेटेड करंट फाउंड, this occurs known as knee voltage। जिस पर जो है ये करंट सैचुरेटेड करंट मिलती है उसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? नी वोल्टेज बोलेंगे। माने कि BC के मान बढ़ाने पर जो है अब सैचुरेटेड करंट का मान नहीं बढ़ता, यानी IC करंट का मान नहीं बढ़ता है। इस दशा में हम करंट को जो है सैचुरेटेड करंट बोलते हैं। जिस वोल्टेज पर ये करंट प्राप्त होती है उसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं। तीसरा पॉइंट आपका तीसरा पॉइंट है कि अगर हम VCE में चेंज कर दें, यानी कलेक्टर इमीटर वोल्टेज में चेंज तथा इसके तहत जो है कलेक्टर करंट में चेंज का अनुपात निकालें, तो इसको हम कहेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस। इसको बोलेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसको बोलेंगे निर्गत रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे निर्गत प्रतिरोध। आउटपुट प्रतिरोध होगा बच्चों। अगर हम VC में होने वाले परिवर्तन और IC में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को निकालते हैं तो इसको हम आउटपुट रेजिस्टेंस या निर्गत प्रतिरोध बोलते हैं। यानी निर्गत प्रतिरोध क्या है? निर्गत प्रतिरोध क्या है? नियत बेस धारा पर, नियत आधार धारा पर कलेक्टर इमीटर वोल्टेज में परिवर्तन तथा कलेक्टर करंट में परिवर्तन के अनुपात को आउटपुट या निर्गत प्रतिरोध कहते हैं। नियत आधार धारा पर संग्राहक उत्सर्जक विभव में परिवर्तन तथा संग्राहक धारा में परिवर्तन के अनुपात को निर्गत प्रतिरोध कहते हैं। बच्चों ये भी प्रतिरोध आप देखेंगे ग्राफ से स्पष्ट होगा कि यह भी प्रतिरोध जो है, जो ये प्रतिरोध है, यह प्रतिरोध जो है हर पॉइंट पर भिन्न भिन्न हो रहा है। डेल्टा VC का मान भिन्न होने पर डेल्टा IC का मान भिन्न हो रहा है। इसलिए इसको भी हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, गतिक प्रतिरोध कहते हैं। इसका नाम भी होगा डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये भी आपका गतिज प्रतिरोध कहलाएगा। ये भी आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस या गतिक प्रतिरोध है। इस प्रकार आपका ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करते हैं? IB के मान को कांस्टेंट रख करके VCE तथा IC के बीच ग्राफ खींचते हैं। IB के मान को कांस्टेंट रख के VCE तथा IC के बीच में ग्राफ खींचते हैं। जो ये ग्राफ आपका इस तरह से आएगा। ये ग्राफ देखने पर दो तीन चीज़ें हमको
सामने आती हैं। एक तो ये आती है कि जब आधार धारा का मान शून्य होता है तब भी कुछ न कुछ संग्राहक धारा बहती रहती है, इस धारा को हम लीकेज करंट कहते हैं। दूसरा हुआ कि अगर हम VCE के मान को बढ़ाते हैं, यानी IB के मान को हम IB के मान को हम बढ़ाते हैं तो IC का मान बढ़ता है। अगर हम IB का मान को बढ़ाते हैं तो IC का मान बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित मान के बाद जो है ये कांस्टेंट हो जाता है। ऐसी दशा में VCE के मान को हम बढ़ाते हैं तो VCE के मान बढ़ाने पर धारा का मान नहीं बढ़ता है, जिसे हम जो है संतृप्त धारा कहते हैं, और यह जिस विभव पर प्राप्त होता है उसको नी वोल्टेज कहते हैं। तीसरा, नियत आधार धारा पर संग्राहक उत्सर्जक विभव में परिवर्तन तथा संग्राहक धारा में परिवर्तन के अनुपात को निर्गत प्रतिरोध कहते हैं। या प्रतिरोध भी बदलता रहता, लगातार परिवर्तित होता रहता, इसलिए इसको हम गतिक प्रतिरोध या डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। तो अगला रहा हमारा जो है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा हमारा पार्ट है बच्चों ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम कहते हैं हिंदी में अंतरण अभिलक्षण। इसको बोलते हैं अंतरण अभिलक्षण। ये क्या होता है? हम VCE के मान को कांस्टेंट रख देते हैं, यानी कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट रख करके IB तथा IC में अनुपात निकाल देते हैं। यानी हम कहेंगे एट कांस्टेंट VCE ग्राफ बिटवीन IB एंड IC is called transfer characteristics. At constant VCE graph between IB and IC is called transfer characteristics. कैसे निकालते हैं बच्चों? इसको निकालने का तरीका क्या है कि हम एक ग्राफ बनाते हैं जो x एक्सिस के थ्रू इधर जो दिखाएंगे, इधर हम दिखा देंगे आपका IB, इधर हम बेस धारा को दिखाएंगे, बेस करंट IB, और इधर हम कलेक्टर करंट को दिखाएंगे IC। बेस करंट जानते हैं आप माइक्रो एम्पियर में होता है, और कलेक्टर करंट को हम दिखाते हैं मिली एम्पियर में। ये मान लीजिए आपका 0 है, ये है आपका 200, यहाँ है होगा 400, ये है 600, ये है 800, ऐसे यहाँ भी दिखा दें 2, 4, 6, 8। तो इसको हम IB के मान को चेंज करते जाएंगे, जैसे 200 पर 200 माइक्रो एम्पियर, 400 माइक्रो एम्पियर, 600 माइक्रो एम्पियर पर करते जाएंगे, और IC के मान को हम नोट करते जाएंगे। नोट करने के बाद जो बच्चों हम ग्राफ खींचते हैं, ये एक सीधी रेखा आती है, यानी एट कांस्टेंट VCE, ये VCE की जो वैल्यू होती है लगभग 10 वोल्ट के आसपास होती है। एट कांस्टेंट VCE जो होती है, जो ग्राफ बिटवीन IB एंड IC जो हमने खींचा है, एक सीधी रेखा आती है। अगर इस सीधी रेखा की प्रवणता निकालें, इस सीधी रेखा की प्रवणता यानी अगर इसकी हम स्लोप निकालें, तो स्लोप जो आपका आएगा डेल्टा IC बटे डेल्टा IB, डेल्टा IC बटे डेल्टा IB आएगा एट कांस्टेंट VCE। इसी को हम कहते हैं करंट गेन। यानी करंट गेन जो होता है, करंट गेन इन C मोड, जिसको हम बीटा से शो करते हैं, इसको करंट गेन इन C मोड को हम बीटा से, याद रखिए, और अल्फ़ा से भी हम शो करते हैं, और अल्फ़ा से शो करते हैं हम जब CV मोड निकालते हैं, कॉमन बेस मोड में निकालते हैं।
ये क्या होता है, बीटा जो होता है ये होता है रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट एंड रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट एंड चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट VCE। यानी संग्राहक धारा में परिवर्तन तथा आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को हम धारा लाभ कहते हैं। धारा लाभ बीटा कहते हैं कि संग्राहक धारा में हुआ परिवर्तन तथा आधार धारा में हुए परिवर्तन के अनुपात को। बच्चों इसको हम बीटा AC भी बोलते हैं, ये परिवर्तित होता रहता है। अगर परिवर्तन को हम ना निकालें तो केवल बीटा लिखे तो इसको हम बीटा DC बोलते हैं। ये होगा IC/IB एट कांस्टेंट VCE का मान नियत रखने पर। बच्चों इस तरह से आपका रहा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपके सामने अध्ययन किया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।